कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से एक नई शुरुआत का निस्सा है एक एग्ज़ाम को लेके, जिसकी कि एग्ज़ाम डेट आपकी 5 मार्च है ना। हाँ, वहाँ से और सिर्फ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे तनाव में मत आना कि सर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वो करंट अफेयर्स, उत्तराखंड की करंट अफेयर, वो सारा का सारा आपका फोल्डर में बना हुआ है, आप उसको अच्छे से तैयार करके जाना। कंप्यूटर आपका पूरा का पूरा सिलेबस में बना हुआ है, उसको तैयार कर जाना। हाँ, अभी जैसे आज ये वीडियो आ रही तो इवनिंग में मैं कोशिश करूंगा लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक आपके पास फॉरेस्ट गार्ड के लिए कोई ना कोई वीडियो आ जाए, ठीक है। यानी आप मॉर्निंग में अगर इसको देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं मुझे, तो इवनिंग टाइम पे वेट करना 8 साढ़े 8 9 बजे के आसपास तक कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी वीडियो वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि यूकेपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पहला टॉपिक है और ओनली सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस देखेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को, एक चीज़, ठीक है। और आज की जैसे आप क्लास पढ़ोगे तो आप 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मतलब 2 नंबर आप मान के चले 100 नंबर का पेपर है तो अब आपके लिए पेपर जो है 98 का रह गया। 2 नंबर आज की क्लास से आपको मिल जाएंगे जिस दिन आपका पेपर होगा, ठीक है। देख लेना इस चीज़ को। दूसरा एक और चीज़ ध्यान देना, क्योंकि समय कम है और सिलेबस भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है हमें, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़नी है कनिष्ठ सहायक वाले बच्चों के लिए, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें हमारे पास हैं, बहुत ज़्यादा हमें अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली आपको मैं काम दे दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। तो हिंदी में आज आपको पहला चैप्टर स्वर और स्वर व्यंजन वाला जो चैप्टर है, वर्ण वाला जो चैप्टर है, वर्णमाला स्वर व्यंजन वाला चैप्टर, उसको नोट कर लीजिए, उसको आज ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी कहीं नहीं गए। आज की क्लास से 2 नंबर यानी 5 नंबर आपको आज के आज तय करने हैं। 4 से 5 नंबर आज की क्लास से ही आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास और जो होमवर्क दे रहा हूं, हिंदी में पहला टॉपिक दिया है, उसने सिलेबस आपके पास होगा स्वर व्यंजन वर्ण वाला जो चैप्टर है, उसको मैंने कराया भी। अब आप कहोगे सर आपने कहां पे कराया है, आप प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी एक गहन अध्ययन वाला एक अपने आप में फोल्डर होगा। क्या होगा, हिंदी एक गहन अध्ययन वाला एक फोल्डर होगा, उसमें एक चैप्टर होगा स्वर व्यंजन वर्ण वाला चैप्टर, ठीक है। उसको वहां से तैयार कर लेना, एक टॉपिक आपका ये तैयार हो जाएगा। डेली के डेली पर्यायवाची विलोम वगैरह डेली पढ़ने, पर्यायवाची विलोम मुहावरे लोकोक्ति। हिंदी में कोई स्कोप नहीं, क्योंकि हिंदी में ग्रामर नहीं है, लेकिन ये वाली जो हिंदी है वो ज़्यादा है। आपको ग्रामर में एक समास, एक संज्ञा, एक वर्ण वाला चैप्टर है, बाकी सब आपका विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आज का काम आपका ये हो गया। रहा जीएस वाली जो बात है, फिलहाल आप लूसेंट से जीएस पढ़िए। जीएस की 1-2 क्लासेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जीएस में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आज पहला टॉपिक लिखना, तनाव मुक्त होकर आपको पढ़ना, एक नई शुरुआत के साथ आप लोग जा रहे हैं। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे आज के सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप समास। क्या डालेंगे बच्चों, समास डालेंगे, ठीक है। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आएंगे। समास जैसा जैसा बताऊंगा उस तरीके से एक नई कॉपी शुरू लिख देना, ठीक है। देखो समास क्या होता है, जब कोई 2 शब्द होते हैं ना बच्चों, 2 वर्ड होते हैं, उनका जब मेल होता है, यानी 2 शब्द जो होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं, तो मिलने से क्या होगा, अब शब्द के बीच क्या लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी 2 शब्द होंगे, 2 शब्द के आपस में मिलने, जैसे आपको मैं एक चीज एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, क्या, ज्ञान लिखा, दूसरा मैंने क्या लिख दिया, सागर लिखा। क्या लिखा मैंने, ज्ञान सागर लिख दिया, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जब आपको 2 वर्ड मिलते हैं, 2 शब्द मिलते हैं, 2 शब्दों के मिलने से, यानी आपका मतलब क्या हुआ, इन 2 शब्दों को अगर मैं मिला दूं तो इसके मिलने से जो नया शब्द बनता है वो सीधे सीधे क्या हो जाता है, अपने आप में समास होता है, ठीक है। तो ज्ञान सागर का मतलब क्या है बच्चों, ज्ञान सागर का मतलब है ज्ञान का सागर, यही तो बना इसका मतलब, ज्ञान का सागर। यानी ज्ञान का सागर मतलब ज्ञान सागर, ठीक है। ये पूरा एक कर दो, इसको क्या कर दोगे, इसको पूरा एक, ठीक है, ज्ञान सागर। तो 2 शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है जिसमें प्रत्यय का लोप हो जाता है, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो सीधे सीधे समास के नीचे आप लोग लिखो, 2 या अधिक शब्द के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। लिखो 2 या अधिक शब्दों के संयोग से, 2 या 2 से अधिक शब्द संयोग से, शब्द के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं, ठीक है। संयोग से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ज्ञान का सागर। क्या लिखोगे, ज्ञान का सागर, यानी इसका लोप हो जाएगा इसमें का और पूरा एक नया शब्द बन जाएगा, ज्ञान सागर बन जाएगा, तो ये समास है। अब देखो, अब आप कहोगे सर तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, थोड़ा कुछ समझ में कम आ रहा है, आप थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो एक्सप्लेन का मतलब ये है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो सही होना चाहिए, आपका आंसर आपका सही बैठ जाना चाहिए जो आप बनाओगे। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे,
एग्जाम्पल देखना शुरू करोगे तब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दो या दो से अधिक शब्द के संयोग से क्या होगा, अपने आप में समास का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, प्रत्यय का लोप हो जाता है बच्चों, यानी जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं ना, इनमें जो प्रत्यय होते हैं वो लोप हो जाते हैं, प्रत्यय गायब हो जाते हैं, तो पूरा एक नया वर्ड बन जाता है। तो आप सिर्फ अभी इतना समझो। अब इसके टाइप देखते हैं और इसकी तस्वीर आपकी क्लियर कब होगी, जब इसकी आप एग्जाम्पल देखना शुरू करोगे तब आपका समझ आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया समास। ठीक है, इसके जो भेद होते हैं, अगर पूछता है समास के कितने भेद होंगे तो आप बता देना समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। तो सिर्फ वो इतने से नहीं रुकेगा बच्चों, कौन कौन से भेद होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। पहला भेद होता है बच्चों इसका अव्ययी भाव समास। क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अभी एक एक करके एग्जांपल समझेंगे हम। ठीक है, अव्ययी भाव समास। सेकंड होता है बच्चों इसका तत्पुरुष समास। क्या लिखोगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। थर्ड होता है बच्चों इसमें कर्मधारय समास। क्या होता है, थर्ड कर्मधारय समास। फोर्थ जो इसका होता है बच्चों वो होता है द्विगु समास। फिफ्थ होता है द्वंद्व, फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है, लिखो द्विगु समास, फिर लिखो द्वंद्व समास। ठीक है, क्या लिखोगे, द्वंद्व समास लिखोगे। ठीक है, और इसके अंतिम आता है बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास। यानी आपके इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखना। एक को बोलते हैं अव्ययी भाव समास, और दूसरे को बोलते हैं तत्पुरुष समास, तीसरे को बोलते हैं कर्मधारय, चौथे को द्विगु, पांचवे को द्वंद्व और छठे को बहुव्रीहि समास। तो अगर आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है समास के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर 6 होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों एक एक करके, क्योंकि अनावश्यक पढ़ के कुछ फायदा नहीं होता। आपको सीधे सीधे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, या समास की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, यानी जो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या फिर आपने आप में अव्ययी भाव है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला आपको क्या लिखना है बच्चों, इसमें हेडिंग अव्ययी भाव लिखने हैं। ठीक है, अव्ययी, क्योंकि यूके SSS ने कभी अपने सिलेबस में नहीं रखा, इसलिए यहाँ के बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, और यूके PSC का बेस्ट टॉपिक है अव्ययी भाव समास। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें इसका जो प्रथम पद होता है, यानी आपको कैसे समझाना है, देखो मैं आपको इसके पहले सीधे सीधे एग्जाम्पल लिखो। अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे प्रतिदिन, और इसका सिंपल सी बात है, कुछ एग्जाम्पल याद करके जाओ, उसी से काम बन जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखने। इसके अलावा लिखो यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुरूप। ठीक है, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति। ठीक है, ये, और इसके अलावा कुछ भी लिख लो, प्रत्येक लिख दो, पहले इतने एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये समझोगे आप एग्जाम्पल से। देखो, जब कोई शब्द लिखा होता है, वर्ड लिखा होता है, इसमें 2 वर्ड हैं, एक ये बना प्रति, एक दिन, एक यथा, एक शक्ति, एक यथा, एक स्थिति, एक प्रत्येक, प्रति एक मतलब हर एक वाली बात। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है बच्चों, जिस समास में पहला पद प्रधान होगा, यानी सबसे ज्यादा मेन जो फोकस रहेगा वो पहले पद पे रहेगा, और संपूर्ण पद जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक प्रकार का अव्यय होगा, यानी समस्त पद जो होगा क्रिया विशेषण अव्यय होगा, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ऐसे तस्वीर समझ में नहीं आएगी। देखो पहला, इसमें डेफिनेशन लिखो, जिस समास का पहला पद प्रधान होगा, डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, प्रधान, पहला पद प्रधान मतलब ये वाला प्रधान। प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, यानी प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, यानी हर एक दिन इसका मतलब होता है ना, यानी दिन पे दिन वाली बात, प्रत्येक दिन या दिन, इसका मतलब क्या होता है, दिन दिन। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है, दिन दिन, दिन पे दिन। ठीक है, डे बाय डे, इस टाइप का। तो देखो पहला पद प्रधान, यानी ये पहला पद प्रधान, क्योंकि अगर ये प्रति नहीं लगाता इसका अर्थ स्पष्ट ही नहीं होता। दिन तो रोज है, हम ये क्यों मतलब ये प्रतिदिन ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि प्रतिदिन एक मैसेज छोड़ा कि हर दिन, नॉर्मल दिन तो नहीं कहा मैंने। तो जिसका पहला पद प्रधान, अगर प्रति हटाओगे तो ये दिन ही रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तथा समस्त पद, तथा समस्त पद, समस्त पद क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब आपने क्रिया विशेषण पढ़ा नहीं होगा, मुझे पता है, कई लोग ने तो पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण अव्ययी होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अपने आप में अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, इसकी पहचान, अब आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो इसकी पहचान बता दीजिए, कैसे हम ये पकड़ें कि किसी शब्द में अव्ययी भाव समास है। तो पहचान का मतलब बच्चों, जो इसका पहला पद होगा उसी से प्रथम पद से पहचान चलती है। जैसे इसके पहले क्या लगा, अनु, आ, प्रति, यथा, ऐसा लगा होगा। ठीक है, यानी कैसा लगा होगा, देखो पहला पद,
इसका पहला पद कैसा होगा? अनु, प्रति, यथा, इस टाइप से। देखो जैसे यथा लिखते हैं ना, यथा का मतलब क्या हो गया? यथाशक्ति लग गया उसके आगे। देखो इसके अलावा ये प्रति लगाते हैं तो प्रतिदिन हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? आ, भर, हर, इस टाइप की चीज। ठीक है, ठीक है, आ, भर, हर आदि इस टाइप का कहीं आपको दिखे तो समझ जाना कि आपका कैसा समास है, अव्ययी भाव। अब इसको देखो, अनु का मतलब अनु सचिव, प्रति का मतलब प्रतिदिन, यथा मतलब यथाशक्ति, आ मतलब आजीवन, भर मतलब भर पेट, हर मतलब हर एक। यानी कहीं ना कहीं पहले पद के आगे इसी पहले पद से पूरा का पूरा अव्ययी भाव यानी जो ये शब्द है वो चेंज हो जा रहा है, पूरा नया मैसेज छोड़ दे रहा। तो ऐसा समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और इसकी पहचान करनी है तो उसके आगे ये शब्द लगे होंगे, पहला पद प्रधान होगा, यानी इसी से पूरा का पूरा सेंटेंस तय होता है। ठीक है, ये जो पहला पद होता है प्रधान होता है और ये अपने आप में इसकी पहचान इस तरीके के वर्ड से होगी, तो आप सीधे सीधे समझ जाओगे कि कौन सा समास है वहां पर अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से ही काम बन जाता है। आजन्म लिखो, आजन्म का मतलब क्या होगा? अपना जन्म पर्यंत यानी जन्म से, प्रत्येक मतलब हर एक, यथा स्थिति मतलब जैसी स्थिति है, यथाशक्ति मतलब जिस प्रकार की शक्ति है। इसी का तरीके से लिखो, एक भरपेट लिखो, एक बारंबार लिख लो, कुछ भी लिखो, भरपेट लिखो, भरपेट, बारंबार लिखो, बारंबार। ठीक है, ये इस प्रकार का जो होगा ये सब का सब क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन दो तरीके से, या तो आपकी इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है कि कौन सा एक अव्ययी भाव समास है। अगर डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो वो डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे से आप समझ जाना, वो पूछेगा आपसे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड आता है बच्चों, वो आता है तत्पुरुष समास। सेकेंड कैसा आता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए बच्चों, क्या? कारक। कारक मैंने आपको पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को वाला, जो आपने सुना होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? पहला पद प्रधान नहीं होगा बच्चों, उत्तर पद यानी सेकंड वाला जो पद होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो लिखो पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद गौड़ होता है वह उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। यानी पीछे वाला जो पद होगा, जैसे उसमें इससे पहले वाले में क्या था? पहले वाला इंपोर्टेंट था, इसमें पहला पद उतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, सेकंड वाला पद मेन होता है। तो ऐसा समास तत्पुरुष समास कहलाता है। और इसमें क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे लिखो, कारक चिन्ह के प्रयोग के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं, के प्रयोग के आधार पर 6 भेद होते हैं। इसके फिर फर्दर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो ए होगा वो होगा कर्म तत्पुरुष। ऐसे लिख लो पहले, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। कर्म तत्पुरुष। अब बताओ, क्या आपने कारक पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को, यानी ऐसा समास जहां पर को कारक का प्रयोग होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, इसमें लिखो को कारक का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी इससे ये लोप हो जाएगा जब शब्द जोड़ोगे। तो इसमें जैसे देखो, कर्ता ने, कर्ता नहीं होता है इसमें, कर्म को, यानी इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमा, षष्ठमा, इस टाइप का चलता है इसमें। तो कर्म तत्पुरुष का मतलब इसमें को कारक का क्या होगा बच्चों? प्रयोग होगा। अब आप कहोगे सर इसमें फिर से तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई, इसको थोड़ा एग्जाम्पल सही समझा दीजिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कैसे समझोगे। जैसे मैंने इसमें एक चीज लिखा, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। क्या समझोगे इसको? सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त, क्योंकि इसमें जो को है इसको तोड़ो तो क्या बनेगा? सुख को प्राप्त। देखो, सुख को प्राप्त, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? सुख प्राप्त का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुख को प्राप्त। तो ये को आ रहा है ना, तो इस सुख को प्राप्त, जब इस को हटाओगे क्या बन जाएगा? सुख प्राप्त हो जाएगा। यानी कर्म तत्पुरुष का मतलब होगा जो कारक होगा उसमें को का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सुख प्राप्त कैसा तो समास है पूछेगा आपसे, तो अपने आप में तत्पुरुष समास हो गया। और फर्दर उसके एग्जाम्पल के अंदर कर्म पूछता है तो कर्म। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे सुख प्राप्त लिख लिया, ऐसे ही लिखो माखन चोर, माखन चोर, यानी इसका अर्थ बताओ, माखन को चोर। ठीक है, यानी माखन को चोरने वाला। इसके अलावा स्वर्ग को प्राप्त, ऐसे लिखो स्वर्ग प्राप्त, इसको तोड़ के क्या लिखोगे? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, इसी तरीके से लिखो पतित पावन, क्या लिखोगे? पतित पावन, यानी पतित
पावन। इसका अर्थ क्या लिखोगे? पतित पावन का मतलब जो पापियों को क्या करता है, अर्थात पापियों को पवित्र करने वाला। इसको लिखो पापियों को पवित्र करने वाला। तो हर जगह को आ रहा होगा, देखना इसमें भी, तो इसको भी तोड़ोगे को निकलेगा, यानी माखन चोर, माखन को चोरने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला, पापियों को पवित्र करने वाला, ठीक है। इसी के अलावा एक और लिख लो आप लोग, क्या? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। क्या लिखोगे? चिड़ी मार, यानी इसका अर्थ होगा चिड़िया को मारने वाला, पूरा लिखना। तो इसमें जहां आपका को आएगा, जिस शब्द को तोड़ोगे आप और उसको बोलोगे, चिड़ी मार का अर्थ क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चोरने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो हर जगह को आ रहा है, और को अगर आप सेंटेंस को मिलाओगे, उसको एक लिखोगे, इस को का क्या होगा? विलोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जगह क्या आएगा? कर्म तत्पुरुष आएगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा आपका तत्पुरुष के अंदर? कर्म तत्पुरुष। इसी के प्रकार से सेकेंड जो प्रकार होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी दूसरा जो आ जाए बच्चों, वो आ जाएगा क्या? करण तत्पुरुष। क्या लिखोगे? बी लिखोगे, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है। अब करण तत्पुरुष मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, यानी इसमें से कारक का प्रयोग होगा, ठीक है। इसमें लिखो से कारक। इसमें कौन सा कारक आएगा? से कारक। अब आप कहोगे सर तस्वीर के लिए नहीं हुई, एग्जाम्पल समझाओ। एग्जाम्पल से ही ये समझ में आता है। देखो जैसे मैंने एक चीज इसमें क्या लिख दिया? नेत्रहीन लिख दिया, यानी नेत्र से हीन, जिसके आंखें नहीं है। जिसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग, क्या लिखोगे? नेत्रहीन, यानी नेत्र से हीन, यानी आंखों से, जिसके पास आंखें नहीं है, ठीक है। तो लिखो नेत्रहीन को नेत्र से हीन लिख दिया आपने, ठीक है। एक एग्जांपल इसी के प्रकार से लिखो ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, ठीक है। ईश्वर द्वारा प्राप्त वाली, ईश्वर दत्त। इसमें द्वारा भी आता है, ठीक है। इसमें से कारक भी आ सकता है या द्वारा भी आ सकता है। यह क्या आ सकता है? द्वारा आ सकता है। तो ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त लिखो। ईश्वर दत्त का मतलब लिखोगे ईश्वर दत्त द्वारा, ठीक है। ईश्वर द्वारा दत्त। इसके अलावा तुलसीकृत लिखो, तुलसीकृत। तुलसीकृत का अर्थ क्या हुआ? तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। तुलसी द्वारा जो लिखा गया है, यानी तुलसी द्वारा कृत लिखोगे इसके अंदर। तीसरा एग्जांपल ये हो गया। इसी प्रकार से आप लोग लिखो रस भरा, मुंह मांगा, कुछ भी लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे? रस भरा, रस से भरा। इसी के अलावा लिखो मुंह मांगा, मुंह द्वारा मांगा गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं बच्चों, वो किसके अंदर आ जाते हैं? मतलब इस प्रकार का समास करण तत्पुरुष के अंदर आ जाता है। और इसकी सिंपल सी जो पहचान है, आपको इसमें देखना कि किस कारक का इसमें क्या किया गया? प्रयोग किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका करण के बाद थर्ड आता है, जो कि और भी मतलब अपने आप में, ये सब कारक है। कारक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, कारक आपको देखना है, ठीक है। तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा यहाँ पर क्या? संप्रदान तत्पुरुष। क्या लिखोगे? थर्ड सी क्या लिखोगे? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और इसकी जो पहचान होगी वो किस रूप में होगी? संप्रदान तत्पुरुष की, इसमें जो आएगा बच्चों, जो कारक आएगा वो आएगा के लिए, ठीक है। क्या आएगा? के लिए कारक का इसमें प्रयोग होगा, के लिए कारक। यानी जब आप उस शब्द को तोड़ोगे, उसके बीच में के लिए लगा देना, आपका सीधा सीधा सही बैठ जाएगा, ठीक है। और आप फिर ये कहोगे सर तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई, फिर इसको समझाओ। संप्रदान कारक के अंदर जैसे आएगा, जैसे मैंने लिखा शिवार्पण, ठीक है। क्या लिखो? एग्जाम्पल लिखो शिवारण, शिवार्पण, ठीक है। यानी शिव के लिए अर्पण, यही तो हुआ ना शिवार्पण का अर्थ है, शिव के लिए अर्पण। यानी जब आप इसको तोड़ोगे सीधे सीधे बन जाएगा शिव के लिए अर्पण, ठीक है। तो शिवार्पण बन जाएगा। इसी प्रकार से रसोई घर लिखो, रसोई घर। इसका अर्थ रसोई के लिए घर होगा, ठीक है। रसोई के लिए घर। इसके अलावा लिखो यज्ञाहुति, यानी यज्ञ के लिए आहुति, यज्ञाहुति, यानी यज्ञ के लिए आहुति लिख लो, ठीक है। और एक लिखो धनहीन, धन से हीन या धन के लिए हीन, धनहीन, ठीक है। ये सब के सब क्या होगी बच्चों? धन के लिए हीन या धन से हीन, अपने आप में क्या हो गया? धन के लिए हीन, संप्रदान कारक। अगला देखना, तो यज्ञाहुति, ठीक है। इसी के अलावा धनहीन लिख लो। एक आध एग्जाम्पल और लिख लो आप लोग, क्या? जैसे सभा भवन लिखो, स्वागत गान लिखो, ब्राह्मण दक्षिणा लिखो, सभा भवन लिखो। जैसे सभा भवन, यानी सभा के लिए भवन, ठीक है। क्या लिखोगे? सभा भवन का अर्थ लिखोगे सभा के लिए भवन। इसका अर्थ पकड़ना है। इसके अलावा लिखो स्वागत गान, यानी स्वागत के लिए जो गाना गाया जाता है, ठीक है। स्वागत गान, स्वागत गान। तोड़ो इसको। स्वागत गान का अर्थ क्या होगा? स्वागत के लिए गान, यानी अर्थात इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान तत्पुरुष, मतलब जो तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसी के अलावा लिखो ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, ठीक है। क्या लिखोगे? ब्राह्मण दक्षिणा।
अर्थात ब्राह्मण के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो दिया होगा उसको आप तोड़ दोगे। इसमें के लिए का प्रयोग है, जैसे शिवार्पण का अर्थ खुद ही बताओ ना, रसोई घर रसोई के लिए घर, यज्ञाहुति यज्ञ के लिए आहुति, ब्राह्मण दान ब्राह्मण के लिए दान। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कारक होगा बच्चों वो होगा कौन सा, संप्रदान कारक। ठीक है, इसको प्रथमा द्वितीय तृतीया जो भी आप बोलते हैं उस टाइप से आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है वो आता है अपादान तत्पुरुष। डी क्या आएगा, अपादान तत्पुरुष। अपादान मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से अलगाव का संकेत देता है, यानी जब कोई चीज सेपरेट हो रही होगी, दोनों चीजों से अलग हो रहा होगा तो अपादान यानी से कारक होगा इसमें। ठीक है, से कारक। अब इसको कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब क्या है बच्चों, अपादान का मतलब होगा ऐसा समाज जहां पर अलगाव का आपको क्या लग रहा होगा, एक प्रकार का मैसेज आ रहा होगा कि चीजें अलग हो रही हैं। अब आपको सर अलग का मतलब तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, सेपरेट होती है, अलगाव का भाग होता है, तो वहां पर अपादान तत्पुरुष। जैसे इसको मैं आपको बताता हूं, पदच्युत लिखो, एग्जाम्पल लिखो, पदच्युत यानी पदच्युत का मतलब क्या हुआ, पद से हटाया गया, इसी को तो बोलेंगे, तो हटा दिया गया ना, तो अलग हो गया पद से, तो पदच्युत यानी पदच्युत से हटाया गया। अगला लिखो पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये भी क्या हो गया अपने आप में अलगाव का बात। उस से में और इस से में डिफरेंस क्या है देखना, ये जो अपादान वाला है इसमें अलगाव का भाव आएगा बच्चों, जब कोई चीज किसी चीज से भटक जाती है, अलग हो जाती है, तो उसको। ठीक है, तो इसी के अलावा एक लिखो जन्मांध, जन्मांध यानी जन्म से अंधा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिखो देश निर्वासित यानी देश से निर्वासित, देश से निर्वासित। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, जहां पे से कारक आएगा आपको डायरेक्ट तत्पुरुष ही पूछने वाला है, वो कुछ नहीं करना है। ऐसी धनहीन भी लिखो, ऊपर भी लिखाया था मैंने, तो कहीं ना कहीं ये लगभग सिमिलर होते हैं, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, तो आप कैसे समझोगे, आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला हो कि इसमें कौन सा कारक है, धनहीन में कौन सा, न सॉरी कौन सा समास है, धनहीन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सीधे ऐसे टिक लगाना है, ज्यादा कंफ्यूजन मत करना है। ठीक है, ये तो मैं इसको अंदर का बता दे रहा हूं कि ये अलग होने वाले भाव होते हैं, बट इसका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग कारक के हिसाब से ही होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है बच्चों आता है संबंध तत्पुरुष। ई लिखो, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसकी सीधी सीधे पहचान जो होती है वो का की के, यानी इसमें जो कारक आएंगे का की के, ये इसमें क्या होते हैं बच्चों, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, का की के कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आपको कैसा समझ में नहीं आया बता दीजिए। राजपुत्र, एग्जाम्पल लिखो, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजपुत्री संबंध है ना, राजा की पुत्री, कारक आएगा। देखो राजपुत्र को राजा का पुत्र लिखो, राजपुत्री को लिखो राजा की पुत्री की, इसी को लिखो गंगा जल, गंगा का जल, ऐसे तो लिखोगे ना, गंगा का जल लिखो, गंगा का जल। ठीक है, इसी प्रकार से लिखो अन्नदाता, अन्न को देने वाला, अन्न दाता, अन्न का दाता। ठीक है, अन्न का दाता। इसी प्रकार लिखो देश सुधार, देश का सुधार, देश सुधार। तो इसमें कारक चिन्ह जब तोड़ोगे इसमें देश का सुधार लिख लेना है। ठीक है, तो इस सब के सब क्या है बच्चों अपने आप में संबंध तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार से जो अंतिम आता है वो आता है कौन सा अपने आप में, अधिकरण तत्पुरुष। क्या लिखोगे, अधिकरण तत्पुरुष, इसको लिखो अधिकरण तत्पुरुष। क्या लिखोगे इसमें, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अंतिम लिखोगे तत्पुरुष का एग्जाम्पल, वो लिखोगे क्या, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसमें क्या आता है बच्चों, मैं, पे और पर। क्या लिखोगे, मैं, पे और पर, ये कारक आएंगे। ठीक है, मैं, पे और पर कारक आते हैं इसमें। अब आपको सर ये कैसे होगा, देखो अधिक, अब आप ये मत समझना वहां इतना नहीं पूछता है, वो तो मैं इसको करा दे रहा हूँ, चलो ये सिलेबस में दिया है, वहां डायरेक्ट आपसे तत्पुरुष पूछता है। तत्पुरुष के जो मैं क्या ये पढ़ लो ना, इतना कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता हो धनहीन में कौन सा होगा, या अपने आप में राजपुत्र में कौन सा होगा, ये इस टाइप डायरेक्ट तत्पुरुष आता हो, अंदर के वर्ड नहीं आते उसमें, इतना कंफ्यूज मत करना। और आ भी गया तो अब आप कर लोगे। इसमें देखो इसमें कैसे करोगे, इसमें होता है बच्चों जैसे अधिकरण तत्पुरुष होता है, मैं, पर या पर कारक का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इसमें क्या लिखो, पुरुषोत्तम लिखो, जैसे पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में जो है उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम आए ना, पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ, जो पुरुषों में उत्तम है, तो पुरुषों में उत्तम को क्या बोलेंगे, पुरुषोत्तम बोलेंगे। तो कैसा कारक हो जाएगा इसमें, अन्न कैसा तत्पुरुष, मतलब अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा लिखो कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या होगा, कवि श्रेष्ठ का होता है ना, कवि में श्रेष्ठ जो होगा उसको कवि श्रेष्ठ बोलेंगे। इसी के अलावा लिखो पुरुष सिंह, पुरुषों में जो है सिंह,
पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ये इस प्रकार के आप लोग क्या समझ जाओगे इसको। इसके अलावा लिखो आप बीती, अपने पर बीती, ठीक है, आप बीती लिखो, आप बीती, अपने पर बीती, अपने में बीती या अपने पर बीती, जो भी लिखोगे अपने पर बीती लिखो, आप बीती, ठीक है। इसी प्रकार से लिखो जलमग्न, जल में मग्न, कर्तव्य परायणता, कुछ भी लिखो, कर्तव्य में परायणता, ठीक है, जलमग्न लिखो, कर्तव्य परायणता लिखो, कुछ भी लिखो, जलमग्न, जल में मग्न, कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता यानी कर्तव्य में परायण, ठीक है। ये इस प्रकार से ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने क्या करा दिया तत्पुरुष में। मैंने आपको अंदर की चीज भी बता दी तत्पुरुष समास की, बट इतना पूछता नहीं है आपसे, तो डायरेक्ट तत्पुरुष हो समास पूछेगा, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों कर्मधारय समास, थर्ड लिखो कर्मधारय, 2 नंबर है इस टॉपिक से, एग्जाम में देख लेना कनिष्ठ सहायक में। कर्मधारय समास, इसका सीधा सीधा पूर्व व उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, पूर्व यानी पहला प्लस उत्तर दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, यानी दोनों के बिना ये नहीं चल पाएगा ये वाला समास। यानी पदों में जो है, जो पद होंगे, दोनों पद होंगे ना, तो इसका एग्जाम्पल देखना, जो पद होंगे दोनों पद लिखे होंगे, पदों में एक संबंध होगा बच्चों। पदों में क्या होगा, विशेषण विशेष्य, यानी एक विशेषण क्या होता है, जो विशेषता होती है जिसकी बताई जाती है वो विशेष्य, ठीक है। पदों में विशेषण विशेष्य व उपमा उपमेय, उपमा मतलब जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, उपमेय का संबंध होगा। तो ऐसा समास कर्मधारय कहलाएगा। सिंपल सी बात, दोनों पद प्रधान होंगे, उन दोनों पदों में एक में विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। कहने का मतलब, जैसे विशेषण और विशेष्य का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज की विशेषता होती है और जिस चीज की विशेषता होती है, एक विशेषण होता है एक विशेष्य होता है। यानी जब किसी चीज की विशेषता बताई जाती है विशेषण है कहते हैं ना, और जिस चीज की बताई जाती है वो विशेष्य हो गया। एग्जैक्टली जैसे किसी चीज से तुलना की जाती है उपमा, जिस चीज की तुलना की जाती है वो उपमेय। तो इन दोनों पदों में एक उपमा होगा दूसरा उपमेय, या एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा, ऐसे आपको रिलेशन मिलेंगे, तो कर्मधारय समास अपने आप में कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम पहला विशेषणवाचक देख लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो विशेषतावाचक, विशेषतावाचक, विशेषतावाचक के अंदर कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे ये वाला है विशेषतावाचक। इसमें देखो महाकवि, महाकवि यानी कवियों में जो क्या है महान है, तो कवि तो सब हैं लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो महा हो गया, ठीक है। उनमें सबसे महान महादेव, देव में महादेव, देव में जो क्या है सबसे महान है महादेव, देव तो और भी हैं। इसी के अलावा नरधम, अधम है नर, जो नरधम लिखो, नरधम, और भी तो नर है लेकिन एक ऐसा नर जो कि अधम है। इसी प्रकार से महौषधि यानी महान है जो औषधि, महौषधि, और भी तो औषधियां हैं लेकिन कुछ ऐसी औषधि हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है महान है, महौषधि, ठीक है। इसी प्रकार से नीलांबुज, नीला है अंबुज जिसका, पीतांबर, पीत सागर, कुछ भी लिखो, ठीक है। क्या लिखोगे इसके अलावा, पीतांबर लिखो, पीत सागर लिखो, कर्मधारय, पीतांबर, पीतांबर, पीत सागर, पीत सागर, ये अपने आप में क्या है बच्चों, अपने आप में पीतांबर, ये कर्मधारय। और आपको एक समास बहुव्रीहि समास दिखेगा वो कंफ्यूज करेगा। ये यहाँ पर पीतांबर और पीत सागर ये शब्द दोनों जगह यूज होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है कि कहीं पर ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज हो जाता है और कहीं पर अब पीतांबर है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों वर्ड होते हैं ये दोनों जगह यूज होते हैं, इसको स्टार कर रहना, ध्यान रखना। कर्मधारय भी होते हैं ये अपने आप में और अपने आप में बहुव्रीहि भी होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उपमान उपमेय वाले भी होते हैं, जैसे हमने विशेषणवाचक पढ़े ना, एक लिखो उपमानवाचक, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, उपमानवाचक, इसी की जगह अब विशेषणवाचक, इसका एक एग्जाम्पल हो गया जहां मैंने विशेषण वाला बताया। दूसरा लिखो उपमानवाचक, क्या लिखोगे, उपमानवाचक, ठीक है। ये वाला जो सेकंड वाले एग्जाम्पल बता रहा हूं, उपमान वाचक, यानी कहीं ना कहीं आपको उपमा उपमेय का एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। इसमें इसकी एग्जाम्पल लिखो, जैसे सीधे सीधे लिखो आप में, इसमें क्या होगा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, चंद्रमुख। मुख की तुलना किससे कर दी, चंद्रमा, यानी एक के साथ तुलना हो रही है और एक की तुलना हो रही है, तो मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है, तो उपमा उपमेय का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मृगनयन, मृगनयन, नयन की तुलना किससे हो रही है, मृग से हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार मृग के नयन से। इसके अलावा चरण कमल, कमल का चरण की तुलना किससे हो रही है, कमल से हो रही है, ठीक है। चरण कमल, ये तुलना हो रही है अपने आप में। इसी प्रकार से लता देह, शरीर की तुलना लता से हो रही है, लता देह, ठीक है। इसी प्रकार से लौह पुरुष, मृगलोचन, कुछ भी लिख लो, ठीक है। लौह पुरुष, पुरुष की तुलना किससे हो रही है, लोहे से,
लौ पुरुष, ठीक है। इसके अलावा मृगलोचन, मृगलोचन, यानी कहीं ना कहीं एक उपमा है, एक उपमेय है। तो ऐसा जो जहां पर समास होता है अपने आप में क्या कहलाता है, वो कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है आपका द्विगु समास आता है, ठीक है। ये सिंपल से हैं, बहुत ईजी है, आपका मेन ये तीन ही होते हैं स्टार्टिंग के, और अब द्विगु और द्वंद्व आप वैसे ही समझ जाओगे। देखो द्विगु समास लिखो, एक ने एक आना ही है, डेफिनेशन सहित या एक एग्जाम्पल सहित, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास का सीधा मतलब बच्चों प्रथम पद संख्यावाचक होगा, अंतिम पद संज्ञा होगा, ठीक है। लिखो ये सिंपल से, ये तो सबसे इजी है छांटना। प्रथम पद संख्यावाचक व अंतिम पद संज्ञा, व अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होगा। तो ऐसी जगह जो होगा द्विगु समास होगा। अब आपको प्रथम पद संज्ञावाचक कैसे सर, एग्जाम्पल लिखो, जैसे चतुर्दिक लिखो, चारों दिशाएं, चतुर्दिक, ठीक है, चारों दिशाएं। पहला वो आ गया ना दोपहर, पहला क्या है अपने आप में संख्यावाचक, दोपहर, दो आ रहा है ना, तो संख्यावाचक शब्द यूज हो रहा है। इसी प्रकार से त्रिफला लिखो, त्रिफला, त्रि मतलब तीन, ठीक है। इसके अलावा दुअन्नी लिखो, चौन्नी लिखो, दुअन्नी मतलब दो अन्नी, चौन्नी सुना होगा आपने, ठीक है। इसी प्रकार से आप कुछ भी लिखो, चतुर्मुर्ग लिखो या पंचपाल लिखो, त्रिकोण लिखो, कुछ भी लिख लो, त्रिकोण, पंचपाल, ये पहला क्या आ रहा है बच्चों, संख्यावाचक आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से शतांश लिखो, सात, शतांश, ये सब के सब क्या है अपने आप में द्विगु समास के एग्जाम्पल है, ये नॉर्मली आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ था। इसके बाद फिफ्थ जो आता है बच्चों, वो आता है क्या, द्वंद्व समास, ठीक है। द्विगु के बाद फिफ्थ लिखो, ये तो बहुत आसान है, इसको आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिफ्थ लिखो द्वंद्व समास, क्या लिखोगे, फिफ्थ द्वंद्व समास। हाइफन का इसमें यूज होता है बेसिकली, इसको ध्यान रखना आप लोग। द्वंद्व समास में क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों संज्ञा या उसका समूह होगा, ठीक है। लिखो, इसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, व दोनों पद या तो संज्ञा होंगे या उनका समूह होगा, ठीक है। वह दोनों पद संज्ञा या उसका समूह लिखो, ठीक है। वह दोनों पद संज्ञा या उसका समूह, वह दोनों पद संज्ञा या उसका समूह, उसका समूह होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज कैसे इसको पकड़ना है द्वंद्व समास में, आप देखना, इसमें और या वा का वो होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिखो, और ऑब्लिक वा का लोप हो जाता है इसमें। अभी बताता हूं कैसे। इसमें सिंपल से ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, देखो कैसे, जैसे सीताराम, तोड़ना इसको, ठीक है। सीताराम का अर्थ क्या हो बच्चों, बताओ, सीता और राम, ठीक है। सीताराम लिखो, सीता और राम। माता डैश पिता, ऐसे जो शब्द होंगे, ठीक है। माता व पिता या वो लिखता है, ठीक है। माता व पिता या माता और पिता। भाई बहन लिखो, भाई डैश बहन लिखो, भाई और बहन, ठीक है। इसी के अलावा राधा कृष्ण लिखो, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण का मतलब क्या हुआ, राधा और कृष्ण, ये हाइफन टाइप का दिखेगा आपको, डैश दिखेगा बीच में, समझ जाना, ठीक है। राधा कृष्ण। इसी के अलावा राजा रंक लिखो, राजा और रंक, राजा डैश रंक, राजा और रंक। इस टाइप की जो चीज होंगे वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। सबसे सिंपल है, द्विगु और द्वंद्व बहुत सिंपल है, ठीक है। अंतिम समास जो आता है आपका, वो आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। सिक्स्थ, और बहुव्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन होता ही होता है, ठीक है। सिक्स्थ लिखो आप लोग, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, ये कर्मधारय की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि किसी तीसरे पर्सन की ओर इंडिकेट करता है। यानी जैसे दशानन कहूंगा मैं, अब आप दशानन में वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके साथ जो इसके पहले मैंने द्विगु कराया था, आप हो गया पहला अंक तो इसमें संख्यावाचक है, लेकिन ये दशानन का अर्थ जब आप जोड़ोगे वो किसी थर्ड पर्सन, किसी इंडिविजुअल की ओर इशारा करेगा। दशानन मतलब 10 है जिसके सर, अर्थात रावण, ठीक है। इस टाइप की जिसमें चीजें होती है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो इसको कैसे लिखोगे, दोनों पद, दो पद होते हैं, अन्य पद की प्रधानता होती है, और इसमें सीधे सीधे मतलब होता है कि इसमें क्या होंगे, दो पद होंगे, ठीक है। दो पद लेकिन अन्य पद की प्रधानता, लेकिन अन्य पद यानी जो अलग ही की बात कर रहा है, ठीक है। अन्य पद की प्रधानता होती है इसमें, ठीक है। किसी तीसरे पर्सन के बारे में जब बोलेगा कौन सा समास होगा, वहां पर बहुव्रीहि होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब जैसे लिखो, जैसे एग्जांपल लिखो, दशानन,
अब इसमें भी तो है 10 और आनंद, ठीक है, 10 और सर, 10 सर, लेकिन वो किसके लिए यूज हो रहा, रावण के लिए यूज हो रहा। तो वो तीसरे पर्सन की ओर जब इशारा करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 आनंद यानी 10 रावण हुआ ना, 10 प्लस आनंद। देखो इसमें भी क्या है, दो पद हैं, एक 10 है एक आनंद है, लेकिन वो किसी अन्य पद की प्रधानता होगी, किसकी ओर बता रहा है, रावण की ओर बता रहा है, इसीलिए अपने आप में कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। इसके अलावा पीताम्बर लिखो, पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर का मतलब श्री कृष्ण के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, वरना पीताम्बर तो कुछ भी हो सकता है। और कर्मधारय में भी मैंने आपको बताया था पीला है अंबर जिसका, लेकिन यहां पर किसी इंडिविजुअल की ओर इशारा जब वो कर देगा तो श्री कृष्ण की ओर इशारा हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा देखो लंबोदर, लंबोदर यानी इसमें विशेषता क्या है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात किसके लिए यूज हो रहे हैं, गणेश को बोलते हैं क्या, लंबोदर, ठीक है। इसी प्रकार से चक्रधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चक्रधर, चक्र को जो धारण करने वाले हैं अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नहीं विष्णु, ठीक है, विष्णु क्या करते हैं अपने आप में चक्र को धारण करते हैं। इसी के अलावा खगेश लिखो, जो मतलब पक्षियों का राजा, खगेश पक्षियों का राजा हुआ ना, अर्थात गरुड़, यानी किसी तीसरे पर्सन की ओर इशारा करना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, खगेश गरुड़ हो जाएगा। इसी के अलावा जलज लिखो, जल में उगने वाला या जल में होने वाला, तो कई चीजें हैं, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे कमल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, जलज मतलब कमल। अब देखो आज की क्लास आपकी यूकेपीएससी का निसायक में 2 मार्क्स कहीं भी नहीं गई, ठीक है, कंफर्म है 2 नंबर इसी में से आएंगे। अब आप क्या करना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना इन समास की, बाकी आप सिंपल सा बता रहा हूं, समास के एग्जाम्पल पढ़ के जाना, कर्मधारय के मुख्य एग्जाम्पल, अव्ययी भाव के मुख्य एग्जाम्पल, तत्पुरुष के मुख्य एग्जाम्पल, बहुव्रीहि के मुख्य एग्जाम्पल, द्वंद्व और द्विगु के मुख्य एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता हमारा, ठीक है। बाकी एक बार डेफिनेशन पढ़ के जाना, 2 नंबर तय हो गया आपके। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।